हे फाइनेंशियल मार्केट वीडियो पार्ट वन यानी कि लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग समझा था, उसका फंक्शंस देखा था, हमने उसके टाइप्स को समझा था, हमने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस होते हैं वो डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम सेबी के बारे में समझेंगे, सेबी की मीनिंग को देखेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे एंड स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे। तो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो भी टॉपिक्स अगर इस चैप्टर से रह जाते हैं, लेट्स से मैंने कोई टॉपिक लेट्स से मिस कर दिया, तो उस चीज़ को तुम्हें कमेंट करना है एंड आई विल मेक अनदर वीडियो, मतलब इसी से रिलेटेड वीडियो, मैं सेपरेट वीडियो, और उसमें मैं डाल दूंगा ये कौन सा पार्ट है, ठीक है, मेंशन कर दूंगा एक्सप्लिसिटली कि हाँ ये पर्टिकुलर पार्ट है जो मिस हो गया था। बट वैसे तो मैंने देखा है जितना भी सिलेबस है सीबीएसई को ऑफिशियल, वहाँ से मैं पढ़ाता हूँ, तो छूटना तो नहीं चाहिए। बट हाँ, इनकेस कुछ चेंजेस होते हैं सिलेबस में तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आज हम सबसे पहले समझते हैं मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली सेबी है क्या। तो जिसने भी कभी शेयर्स खरीदे होंगे, मैं स्लाइड से ही पहले ले चलता हूँ, ये रहा हमारा। तो सेबी का मतलब होता है, बेसिकली सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी सेबी एक बोर्ड है, ठीक है, जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है। तो जैसे मैं कह रहा था कि यार अगर तुमने कभी भी शेयर्स खरीदे हैं या इंडिया में तुम कभी शेयर्स खरीदने का प्लान करो, लेट से तुम आज सोचते हो कि तुम्हें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, तो तुम्हें ये नाम जरूर सुनने को मिलेगा। तो जिसने भाई पहले से शेयर कभी खरीदे हैं उसको, उनको तो पक्का ये नाम पता ही होगा कि सेबी क्या होता है। बट अगर आप में से लोगों ने शेयर्स नहीं खरीदे, मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स हैं एंड शेयर मार्केट में नहीं है, तो शेयर मार्केट में कभी भी जाओगे ना और शेयर्स खरीदोगे, सेबी का नाम जरूर सुनोगे। इट्स लाइक कि अगर तुम इंडिया में स्टूडेंट हो तो तुमने सीबीएसई का नाम तो सुना ही है, आईसीएसई का नाम सुना है, एनआईओएस का भी नाम सुना होगा तुम लोगों ने। वैसे ही जब तुम शेयर मार्केट में घुसोगे ना, तो शेयर मार्केट का सीबीएसई है ये, ठीक है। और इस सीबीएसई को हम बोलते हैं सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, ये सीबीएसई कैसे, सीबीएसई सारे स्कूलों को, जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल से वो कंट्रोल करता है ना, हाँ, एक एपिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वैसे ही जो सेबी है ये एक सुप्रीम एपिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे शेयर मार्केट को, पूरे जो ये फाइनेंशियल मार्केट है इसको कंट्रोल करती है। और फाइनेंशियल मार्केट हमें पता था, जहाँ पे हम फाइनेंशियल मार्केट हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वो मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेडिंग होता हो। और फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेडिंग होता कहाँ है, शेयर मार्केट में होता है। तो ये वो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो शेयर मार्केट को पूरा कंट्रोल करती है। बेसिकली ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज पे अपना कंट्रोल रखती है। अब ये सिक्योरिटीज होती क्या है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट कंट्रोल करती है, मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करती है। तो सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पे होता है, सिक्योरिटीज आर नथिंग बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। तो जब तुमसे कोई बोलता है शेयर, स्टॉक्स, तो ये सब क्या है, ये सब है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और इन्हीं को हम लोग सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटीज यही होती हैं, शेयर्स होते हैं, तुम्हारे बॉन्ड्स हो गए, तुम्हारे म्यूचुअल फंड्स, हाँ वही म्यूचुअल फंड जिसका तुम टीवी पे ऐड देखते हो ना, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। हाँ, म्यूचुअल फंड्स जोखिमों के अधीन है, कृपया सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। तो वो यही चीज़ है। तो हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट मतलब होता है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग होती है, यानी बाइंग एंड सेलिंग। एंड उस मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, यानी रेगुलेट कौन करता है, एक्चुअली कंट्रोल नहीं बल्कि रेगुलेट कौन करता है, उस पर ध्यान कौन रखता है, उसका एक एपिक ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो हर चीज देखता है सही गलत, उस पूरे मार्केट पे अपनी पकड़ रखता है, वो है सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी जो मार्केट, जो बोर्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज पे ध्यान दे। चलो इसकी मीनिंग को एक बार इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी, हाँ सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि सेबी रेगुलेशन करती है, इस्टेब्लिश बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था अप्रैल 12 1988, यानी कि 1988 में इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पूरी बॉडी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था टू ओवरसी एंड मैनेज द सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को मैनेज और देखने के लिए, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, हम जैसे लोग, हाँ जो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, हमारी रक्षा के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। इट वॉज ग्रांटेड स्टैचुरी पावर, स्टैचुरी जो भी बोले, ऑन जनवरी 30 1992 हर्षद मेहता वाला टाइम, तब इसको स्टैचुरी बॉडी का पोजीशन दे दिया गया था, बेसिकली थ्रू एन ऑर्डिनेंस विच वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाई सेबी एक्ट 1992, ठीक है। तो इनको स्टैचुरी बॉडी का मतलब क्या होता है, स्टैचुरी बॉडी का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जो अब लीगल पावर में आ चुकी है, यानी कि अब उसके पास लीगल पावर है कि वो लॉज बना सकती है, अब वो कंट्रोल कर सकती है। लेट्स से अगर आज मैं अपनी कोई खुद की ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी खोल दूँ, मैं बोलूँ कि भाई मैं मार्केट को कंट्रोल करूंगा, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। तो जब हम किसी को ये पर्टिकुलर पोजीशन दे देते हैं स्टैचुरी पावर, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको लॉ, बाई लॉ या फिर बाई किसी ऑर्डिनेंस या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर आया या कोई पर्टिकुलर लॉ बनाया गया जिसके तहत इनको पावर दी गई है, ठीक। तो सेबी क्या होता है, वेरी सिंपल, सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन
अप्रैल 12, ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, ठीक है। टू किस लिए किया गया था? टू ओवरसी एंड मैनेज द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट यानी वहां जहाँ पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग यानी कि बाइंग सेलिंग होती है, और कहाँ होती है? फाइनेंशियल मार्केट में होती है, यानी कि स्टॉक मार्केट में होती है, ठीक है। और इसे स्टैच्यूटरी पावर यानी स्टैच्यूटरी पावर कब दिया गया? Jan 30, 1992 को। तो ये इतना याद रखना और इसका तुम नोट्स बना लो, काफी है, ठीक है। एंड ये देखो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, स्टैच्यूटरी पावर रिफर्स टू लीगल अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी बाय लेजिस्लेटिव बॉडी थ्रू अ स्पेसिफिक लॉ। तो यानी अगर कोर्ट, लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि अगर कोर्ट ये कह देता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंट्रोल करेगी स्टॉक मार्केट को, तो इसका मतलब कि अब उनके पास स्टैच्यूटरी पावर आ चुकी है। तो ये तो बहुत सिंपल है। एंड ये यहाँ पे सेबी की हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये है मुंबई में। तो ये तो मतलब कोई एज सच इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, बट तुम इस पूरी जो ये ना ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को लिख लेना, ठीक है। अब बहुत सिंपल है यार, मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। कब स्टैब्लिश की गई? अप्रैल 12, 1988 को। किस लिए की गई? ताकि ओवरसी और मैनेज किया जाके सिक्योरिटीज मार्केट को और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसको स्टैच्यूटरी पावर कब मिल गई? 1992 में, Jan 30 को। अब इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि कब भाई स्टैच्यूटरी पावर मिली? इससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, कौन सी वो बॉडी है जो रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज मार्केट को? कौन? सेबी। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इससे कोई मतलब एज सच क्या बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये मीनिंग तो हमें समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्टिव समझते हैं सेबी के। तो ऑब्जेक्टिव्स यानी सेबी, अभी हमने क्या पढ़ा? सेबी किस लिए? रेगुलेट करने के लिए। सेबी किस लिए? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी को इंग्लिश भाषा में ऑब्जेक्टिव्स बोल के लिख दिया गया है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि सेबी का जो काम है वो ये है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करे, मार्केट में कोई फ्रॉड ना होने पाए और मार्केट को रेगुलेट करे, बस इतना। तो उसी को हमने थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स टू रेगुलेट द मार्केट। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, टू रेगुलेट द मार्केट। इस चीज को नोट्स बनाते रहना, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने पढ़ कहाँ से रहा हूँ। टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली वर्किंग, ताकि वो ठीक से वर्क करें, इसलिए सिक्योरिटीज मार्केट को ये रेगुलेट करता है। safeguarding investor interest by ensuring they are not mislead and that their rights are upheld, यानी इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है सेबी। और ये देखता है कि कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है, बेमतलब अपने शेयर्स किसी को भी नहीं बेच रही है कि भाई इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भाई देखो हमारे शेयर्स खरीदो बहुत फायदा होगा, कुछ इंटरनल बातें निकाली जा रही हैं। नहीं नहीं, किसी भी तरह का फ्रॉड आपसे शेयर मार्केट में ना हो, इसके लिए सेबी बैठा हुआ है। और सेबी यहाँ पे टाइम टू टाइम पेनल्टीज भी लेता है, फाइन भी चार्ज करता है कंपनी से कि ऐसे कैसे तुम फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है। इंकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ, मतलब समझ लो कि सेबी नजर रखता है, सेबी गवर्नमेंट है पूरे स्टॉक मार्केट का, इनके सामने किसी की नहीं चलती है, ठीक है। एंड इनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ हेल्दी ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटीज मार्केट। हाँ, एक हेल्दी और सिक्योरिटी और एक हेल्दी मार्केट होता है, वो मार्केट होता है जहाँ पे हर एक कंपनी को प्रॉपर राइट हो। तो ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी कंपनी आई और उससे सारे इन्वेस्टर को बोले तुम सिर्फ हमारी कंपनी के शेयर कर दो, नहीं 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 नहीं। सेबी इसी पे नजर रखता है कोई बड़ी कंपनी अपनी मनमानी ना करें और इन्वेस्टर्स को कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, इसलिए इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। बड़ी कंपनी की मनमानी ना हो, इसलिए इन चीज़ों पर एक ट्रांसपेरेंसी रखती है और इस तरीके से एक फेयर मार्केट हो, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, ऐसा मार्केट क्रिएट करने का काम करता है कौन? सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। जो लोग यार अभी शेयर्स खरीदेंगे ना आगे चल के, उनको तो ये सब बहुत अच्छा लगने वाला है, और जिन्होंने खरीदा हुआ है वो तो मतलब ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं चैप्टर। कंडक्टिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन, देखो मैंने बोला ना, कंडक्टिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोग्राम टू एनहांस अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, यानी इन्वेस्टर्स को एजुकेट भी करते हैं कि ऐसा ना हो कि आप कहीं भी कंपनी में पैसा लगाओ तो आपका पैसा डूब जाए। जब आप लोग कभी आप में से किसी ने भी फ्यूचर में ऑप्शन में पैसा लगाया हो ना, तो नीचे लिखकर आता है कि सेबी की वार्निंग है कि पैसे लोग लूज कर जाते हैं। तो सेबी क्या करता है, टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है, उनको नॉलेज देता है कि देखो भाई ऐसा मत कर देना वरना पैसे डूब जाएंगे, या यहाँ मत लगा देना, और अवेयर करता है कि ये नई चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारा काम ऑब्जेक्टिव होता है सेबी का, यानी सेबी एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, टैक्स भी बहुत लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। और वाओ, हमारे पास फिर से आ गए हैं हमारे कॉपी वाले नोट्स जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किए थे। एंड मैंने बता रखा है ना कि मेरे कॉपी वाले नोट्स का एडवांस वर्जन है मेरे डिजिटल नोट्स, जहाँ पे मुझे कॉपी नोट्स में कमी दिखती है, और जिस चीज़ में कमी नहीं दिखती है उसके मैं एज इट इज़ नोट्स रख देता हूँ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़ लिया मीनिंग, हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं सेबी के। तो सेबी परफॉर्म, ये बहुत सिंपल है। सेबी की हमने अभी क्या पढ़ा, सेबी क्या करता है, रेगुलेट करता है। सेबी क्या करता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। और सेबी एक और काम करता है कि मार्केट को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, ये इसका तीसरा काम है। तो 2 हफ्तों हमने पढ़े लिए हैं, तीसरा मार्केट को डेवलप करना, और उसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है और कुछ नहीं। इसके एक बार तुम नोट्स बना लोगे ना, रिवाइज कर लोगे उस नोट्स को, बस बात खत्म। तुम्हें बस सेबी को समझना है, एंड सेबी को समझने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फंक्शंस, और फिर उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज आएगा ना, सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी क्या होता है, ठीक है।
सेबी परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन हमने पढ़ा। रेगुलेटरी फंक्शन रेगुलेट करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोटेक्ट करता है, और डेवलपमेंट फंक्शन यानी डेवलप करता है। सबसे पहले समझते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। तो सेबी क्या करता है, जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स कौन होता है, जो तुम्हारे बिहाफ पे शेयर्स को खरीदते हैं। तो जैसे तुम आज शेयर मार्केट में जाते हो और किसी कंपनी को कहते हो सुनो 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 ये लो पैसे और मुझे शेयर दे दो, तो वो कंपनी ऐसे नहीं देंगी, बीच में एक ब्रोकर आएगा। ठीक है, बीच में एक ब्रोकर आएगा, राइट। इट्स लाइक कि ये एक दलाल है, बीच का दलाल है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए अगर तुम्हें ट्रेन का टिकट बुक करना है तो तुम कैसे करते हो, तुम ऐसे जाते हो पैसे लेके ट्रेन में फेंक देते हो, चढ़ जाते हो? नहीं, उसके लिए तुम्हें आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाना होता है। तो तुम इधर से पैसे देते हो, आईआरसीटीसी तुम्हारे लिए टिकट अलॉट करता है। ऐसे ही होता है ना, बीच में कोई बंदा होता है, राइट। ठीक है, अगर तुम्हें स्कूल में एडमिशन लेना है तो तुम ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में तुम पैसे पे करते हो एंड उधर से तुम्हारा एडमिशन होता है, राइट। तो बीच में एक मीडिएटर होता है, एक बीच वाला आदमी होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो सेम ऐसे इट इज सिंपल लाइक दैट कि तुम्हें बीच में एक मीडिएटर चाहिए। अगर तुम्हें किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए तो तुम डायरेक्ट नहीं खरीदोगे, तुम किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदोगे। तुम ब्रोकर को पैसे दोगे तो वो तुम्हारे बिहाफ पे शेयर खरीदेगा, फिर तुमको लाके शेयर तुम्हारे लिए अलॉट करेगा। लेकिन अगर वो ब्रोकर ही फर्जी निकला तो, हाँ, अगर वो ब्रोकर तुम्हारे पैसे लेके भाग गया तो ये भी तो दिक्कत है। अब जैसे तुम ऐप देखते हो जीरोधा, तुम देखते हो क्या बोलते हैं ग्रो ऐप, तुम देखते हो अप स्टॉक्स, तुम देखते हो IND मनी, ये सब क्या ब्रोकर हैं। तुम इनकी ऐप डाउनलोड करोगे, खरीदोगे, तुम खुद नहीं खरीदोगे शेयर, तुम्हारे बिहाफ पे ये लोग खरीदेंगे और तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स सिंपल। तो ये लोग ब्रोकर हैं। बट अगर ये तुम्हारे पैसे लेके भाग जाएं तो क्या करोगे? कल को तुम्हारे ग्रो वाले तुम्हारे पैसे लेके भाग गए, तुम क्या करोगे? कल को जीरोधा वाले तुम्हारे पैसे लेके भाग गए तो क्या करोगे? तो सेबी इस चीज पे ध्यान रखता है। सेबी क्या करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर करता है एंड सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर इन द मार्केट। सेबी इन लोग का रजिस्ट्रेशन करता है, इनसे पूरे डॉक्यूमेंट लेता है, इनसे पैसे लेता है कि तुम ऐसा तो नहीं करोगे भाग जाओगे। इन पे पूरी वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद इन लोग को रजिस्टर करता है। ये काम सेबी का होता है अंडर क्या, अंडर रेगुलेटरी फंक्शन। ये रेगुलेटरी फंक्शन है ना, लॉ रेगुलेटरी। तो ये रेगुलेट करता है कि कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, इससे सारे ब्रोकर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं अगर शेयर्स खरीदना है तो हमेशा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स से ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे तुम शेयर्स को रखते हो। जैसे पैसे कहाँ रखते हो, बैंक अकाउंट में, शेयर्स कहाँ रखोगे, डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट खुलवाना किसके साथ है, किसी अच्छे ब्रोकर के साथ। अच्छा ब्रोकर कौन है, जिसका जो रजिस्टर्ड है सेबी से, और सेबी का ये काम है, उसका ये काम है कि वो रेगुलेशंस बनाए और ब्रोकर्स को अपने अंडर में रजिस्टर करे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ब्रोकर फ्रॉड कर जाए। तो ये एक चीज है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, भाई ब्रोकर का तो हो गया, उसका तो रजिस्ट्रेशन होगा, तुमने ब्रोकर को पैसे दिए। पर कल को यार कोई कंपनी आई, वो अपना शेयर बेच रही है, तुमने उसको पैसे, मतलब ब्रोकर ने उसको पैसे दिए, उसने शेयर्स ही नहीं दिए, तो शेयर्स ही नहीं अलॉट किए, तो ये भी दिक्कत है। तो वहां पे यहाँ पे सेबी क्या करता है, सिक्योरिटीज, कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, स्कीम्स और म्यूचुअल फंड्स का भी रजिस्ट्रेशन करता है। यानी कि सेबी, अगर तुम्हें कोई भी क्या बोलते हैं, तुम्हारी खुद की कंपनी है एंड तुम्हें उसके शेयर्स बेचने, तो तुम्हें सेबी के पास जाना होगा और अपनी कंपनी को, अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना होगा। और वो काम भी कौन करेगा, सेबी करेगा। मतलब कि ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन कौन करता है, सेबी करता है। तो अब तुम्हें पता है ब्रोकर्स असली हैं, वो नकली नहीं है, वो फ्रॉड नहीं है। उससे बाद जो तुम्हारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी जो चीज तुम खरीदोगे ब्रोकर के थ्रू, यानी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, उसका भी रजिस्ट्रेशन कौन करता है, सेबी करता है। यानी कि वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, इस चीज को भी तुम्हें समझना होगा। बेसिकली देयर आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो क्रेडिट देती हैं कंपनीज को, उनका भी रजिस्ट्रेशन सेबी करता है। ठीक है, और ये चीज़ यार, मेरे नोट्स बहुत पुराने नहीं है, बट तुम्हारा सिलेबस ही बहुत पुराना है, तो उस हिसाब से तुम पढ़ना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स जो तुम्हारे लिए शेयर्स खरीदेंगे, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, जो लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो तुम्हारे तरफ। मर्चेंट बैंकर्स पता है कौन होते हैं, जो तुम्हें म्यूचुअल फंड्स, जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं ना, वो सब भी इनके अंडर में आते हैं। तो इन लोग को मैनेज करना, कहीं ये तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करें, इनको भी सेबी रेगुलेट करता है, राइट। उसके बाद कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन बाई अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिटिंग एक्सचेंज। ठीक है, ये रेगुलेटरी फंक्शन वही होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो हम ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं है। कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन बाई अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करवाता है, इंक्वायरीज कंडक्ट करवाता है, ऑडिटिंग करवाता है। ऑडिटिंग एक बहुत ही हाई टर्म है, अकाउंटिंग में यूज होता है। जब कोई नई कंपनी फॉर्म होती है, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है, तो उसकी पहले ऑडिटिंग होती है, उसके लीगल पेपर्स को चेक किया जाता है। तो सेबी का ये भी काम है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर रेगुलेशन कर रहा है, रेगुलेटरी फंक्शन है, तो इसके अंदर हमें सब कुछ मिलेगा। ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन यही करेंगे, सिक्योरिटीज रजिस्ट्रेशन का काम इन्हीं का है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी ये लोग रजिस्टर करते हैं। उसके बाद स्टॉक ब्रोकर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स, एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स और मर्चेंट बैंकर्स पे भी ये रेगुलेशन लगाते हैं। उनको ध्यान में रखते हैं वो कुछ गलत ना करने पाए। ठीक है,
और उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं, इंक्वायरीज कंडक्ट कराते हैं। किसी भी तरह का फ्रॉड होता है या छोटा मोटा भी फ्रॉड होता है, तो जैसे अभी क्या होता है, हिंडरबर्ग ने अडानी के उस पर कुछ रिपोर्ट पब्लिश की थी, तो वहां पे सेबी ने एक एक जांच करवाई थी कि सही में तो अडानी ने कुछ गलत नहीं किया है। अब वहां पे क्या गलत किया है क्या नहीं गलत किया, मैंने कोई रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी है, बट हाँ वहां पे सेबी ने बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होकर एक पूरा केस, पूरी इंक्वायरी की थी, बल्कि देश के इतने बड़े बिजनेसमैन पे। और सेबी बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उस आदमी के सामने, लेकिन फिर भी पूरी इतनी पावर है सेबी के अंदर कि वहां पे भी उन्होंने एक पूरी इंक्वायरी कंडक्ट कराई। तो ये भी काम सेबी का है। और उसके बाद मान लो किसी कंपनी पे इंक्वायरी होती है एंड वो कुछ फ्रॉड में पकड़ी जाती है, तो उसके ऊपर फी एंड अदर चार्जेस आर कैरिंग आउट बाय द पर्पस ऑफ एक्ट। ठीक है, एक्ट के पर्पज से उस पर्टिकुलर कंपनी पे सेबी फी भी लगा सकता है। तो सेबी वहां पे क्या बोलते हैं, फी चार्ज कर सकता है, सेबी वहां पे पेनल्टीज लगा सकता है। तो ये तो हो गया सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। हमने क्या कहा था, सेबी रेगुलेट करता ही क्यों है, सेबी कंपनीज को, स्टॉक ब्रोकर्स को, इन लोग को रेगुलेट करता ही क्यों, इन लोग पे इतना ध्यान रखता ही क्यों, ताकि वो हमें इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके। और यही हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस में। तो प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग। तो सेबी इस चीज से, ताकि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना होने पाए। अब जैसे क्या होता है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कहते हैं इस कंपनी का शेयर खरीद लो, ये ऊपर जाएगा। इससे होता क्या है, आप कंपनी का शेयर खरीदते हो, उसका शेयर ऊपर जाता है, तो वो अपने शेयर बेच देते हैं। अब तुम, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो बस तुम इतना समझ लो कि ऐसा होता है। तो वो अपने शेयर बेच देते हैं, इससे क्या होता है, उनको तो प्रॉफिट होगा, लेकिन जब उन्होंने अपने शेयर बेचे, लिक्विडेट हो गया, कंपनी का शेयर फिर से नीचे आ गया, इससे हुआ ये कि तुम्हारा लॉस हो गया। तो ये सब चीजें ना होनी पाए, इसके लिए सेबी हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंडर में सेबी फ्रॉडेंट ना होने पाए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना होने पाए, मिसलीड स्टेटमेंट्स कोई ना दे दे, इन सब चीजों पर नजर रखता है। एंड यहाँ पे भी पेनल्टी लगाता है, हैवी पेनल्टी लगाता है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। इनसाइडर ट्रेडिंग पे क्या बोलते हैं, पेनल्टी लगाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, अब देखो मैं तुम्हें शेयर मार्केट समझाने बैठ जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि यार कंपनी की इंटरनल, लेट से कल को रिलायंस कोई नई चीज़ लॉन्च करने वाला है, कोई नया प्रोडक्ट, वो बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है, तो अंदर से कोई बाहर न्यूज़ पहुंचा देगा, सुनो सुनो रिलायंस जो ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है और इससे क्या होगा, रिलायंस को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, रिलायंस के शेयर ऊपर जाएंगे, जाकर खरीद लो रिलायंस का शेयर। तो यार बाहर के लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा, जिस भी बंदे को ये न्यूज़ पता चलेगी, राइट। तो ये गलत है। तो सेबी इस चीज़ को रोकता है, कोई भी बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग ना कर दे। तो इस चीज़ से भी क्या बोलते हैं, कंपनीज को, सॉरी सेबी जो है अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके ओवरऑल चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, ताकि उनके साथ कोई, उनके इंटरेस्ट को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, ताकि उनका मार्केट से इंटरेस्ट ना खत्म हो जाए। तो इस चीज़ को भी इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, एंड इसको भी सेबी हमें प्रोटेक्ट करता है इस पर्टिकुलर चीज़ से। अंडरटेकिंग स्टेप फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, अगेन वही इंग्लिश में कि ऐसे स्टेप्स लेता है जिससे कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके। प्रमोशनल ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। ये प्रमोट करता है कि फेयर प्रैक्टिसेस हों, अच्छे से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाए। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ये बहुत ईजी है। डेवलपमेंट फंक्शन की बात करते हैं। डेवलपमेंट फंक्शन में ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज एंड सिक्योरिटीज मार्केट, कंट्रोलिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन, अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो हमने पढ़ा था कैपिटल मार्केट इज एग्जैक्टली इक्वल टू स्टॉक मार्केट, राइट। तो कैपिटल मार्केट डेवलप हो सके इसलिए इंटरमीडियरीज को, जो तुम्हारे ब्रोकर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, कंपनीज की क्या बोलते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशंस को पब्लिश करवाया जाता है। एक्चुअली हर एक कंपनी को अपना रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है। सेबी ने ये बोल रखा है कि तुमको बताना हो कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ, ऐसे तुम छुपा नहीं सकते हो। ये नहीं कह सकते हो कि नहीं इतना प्रॉफिट हो गया, दिखाओ तुमने कितना प्रॉफिट हुआ, उस पर कितना टैक्स दिया, सब कुछ प्रॉपर एक फॉर्मेट में। तुम बोलो कहाँ हर कंपनी करती है, कि इंडिया की हर कंपनी, हाँ इंडिया की हर एक कंपनी ऐसा करती है। प्रूफ चाहिए, ताकि हर एक कंपनी का क्या बोलते हैं, एजीएम होता है, एनुअल जर्नल मीटिंग, और एक कभी कभी ईजीएम भी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। ठीक है, तो जब एजीएम होता है उसमें क्या होता है, एक रिपोर्ट पब्लिश होती है यहाँ पे पूरे क्वार्टरली प्रॉफिट्स, हाँ क्वार्टरली प्रॉफिट्स लिखे होते हैं उसमें। तो तुम अगर सर्च करोगे फेसबुक, अभी तो उसका नाम मेटा हो गया, या फिर तुम रिलायंस सर्च करोगे, उनका क्वार्टरली प्रॉफिट सर्च करोगे, उस पर एजीएम सर्च करोगे, तुम्हें पूरा डेटा मिल जाएगा, उनकी पूरी बैलेंस शीट मिल जाएगी। तुम लिटरली किसी भी कंपनी की इंडिया में बैलेंस शीट देख सकते हो कि उनको पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ, किसकी कितनी इनकम है, किसको कितने रुपए मिले, उनके एक एक एम्प्लॉय, इवन मुकेश अंबानी को कितनी इनकम मिली ना, तुम दिखा सकते हो। हाँ यही तो है कॉमर्स, यही तो है अकाउंट्स। तो ये होता है डेवलपमेंट फंक्शन। तो अभी हमने कितना पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया सेबी होता क्या है, एक एपिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो पूरे मार्केट को, पूरे सिक्योरिटीज मार्केट को और सिक्योरिटीज को कंट्रोल करती है। इसलिए तो इसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पूरी गवर्नमेंट है तुम्हारे कैपिटल मार्केट यानी कि तुम्हारे स्टॉक मार्केट की, तुम्हारे इसकी क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं,
स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज द बेस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, क्योंकि सेबी के बाद यही एक बेस्ट टॉपिक है। मतलब सेबी, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ना वो बहुत ही थ्योरेटिकल था, ये जो है ना ये बहुत प्रैक्टिकल। ये तुम्हें प्रैक्टिकल तब लगेगा जब तुम शेयर्स को खरीदोगे, क्योंकि शेयर्स खरीदते किसने हैं? सेबी से नहीं, हम शेयर्स खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज से नहीं, हम तो ब्रोकर्स से खरीदते हैं। अभी आपने बताया, हाँ सुनो, ब्रोकर्स को तुम पैसे देते हो, वो तुम्हारे शेयर्स खरीदते हैं। वो खरीदते कहाँ पे? वो स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं। अब यार भैया बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, सुनो अब मैं तुम्हारे लिए एकदम बहुत बहुत ही अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो हमारे देश में दो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बहुत ध्यान से देखना तब तुम्हें क्लियर होगा। ये बीएस, अभी ये सेबी पढ़ रहे थे, अभी हमको पहले कैपिटल मार्केट से खरीदते थे शेयर्स, फिर हमें पता चला कि भैया सेबी से खरीदना है, अब पता चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना है। रुक जाओ मैं बताता हूँ। देखो हमारे देश में दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है बीएससी, ठीक है। अच्छा ये मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ। एक्चुअली में एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा है बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो पा रहा है, बट तुम समझ पाओ क्योंकि तुम्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। और एनएसई, ठीक है, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जो बीएसई वाला है, ठीक है, ये होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसके ऊपर बैठा हुआ है सेबी, SEBI। एंड लेट्स अज्यूम कि तुमको एक शेयर खरीदना है, तुमको रिलायंस का शेयर खरीदना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखी थी, तुमको रिलायंस का शेयर खरीदना है, ठीक है। ये रहा अपना रिलायंस, और तुम हो यहाँ पे, ठीक है, YOU, ये हो तुम, ठीक है। मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये तुम हो, और यहाँ पे बैठा हुआ है तुम्हारा ब्रोकर, ठीक है, दलाल, ठीक है। हमारे इंडिया में बीएससी एनएससी कहाँ है? दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट एक्चुअली में नाम है, ठीक है। तो ये बैठा हुआ है दलाल, यानी कि ब्रोकर, BROKER। एंड ओके, अब तुम्हें अगर शेयर खरीदना है, लेट्स से तुम्हें रिलायंस का एक शेयर खरीदना है जिसकी प्राइस अभी क्या चल रही है, हम लेटेस्ट प्राइस देख लेंगे। रिलायंस, तुम भी ऐसे देख सकते हो रिलायंस की शेयर प्राइस। अब ये बहुत ही ऐसी कॉन्सेप्ट हैं जिसने कभी नहीं किया उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जिसने हमेशा किया है उसके लिए बहुत आसान है, ठीक है। ये देखो 2900 का है, लेट्स से 2923 है, 2900 हम मान लेते हैं। तो 2900 रुपीज़ का एक शेयर है और तुम्हें उसको खरीदना है। तो 2900 रुपीज़ तुम पता है क्या करोगे? तुम इस ब्रोकर को दोगे, ठीक है। इसको तुम दोगे कितना रुपीज़? 2900 रुपीज़, ठीक है, 2900 रुपीज़। अब इसमें टैक्सेस हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्या है कैसे हैं, हम बस इतना देख रहे हैं 2900, राइट। जो ये रिलायंस है इसके शेयर्स हैं कहाँ? ऐसे किसी रूम में पड़े हैं? नहीं, इसके शेयर्स बीएससी और एनएससी पे लिस्टेड है, ठीक है। अभी सेबी को भूल जाओ, अभी सेबी है ही नहीं, अपने गेम में ही नहीं है, ठीक है, सेबी इज आउट। अभी सिर्फ इतना समझो, बीएससी और एनएससी ये दो घर हैं, ठीक है, दो घर हैं जिसमें शेयर्स पड़े हुए हैं। हर एक कंपनी के शेयर्स या तो बीएससी में पड़े हैं या तो एनएससी में पड़े हैं, दोनों में पड़े हैं एक्चुअली, ठीक है। तो रिलायंस के शेयर एनएससी बीएससी नाम के एक रूम में पड़े हुए हैं और एनएससी नाम के एक रूम में पड़े हुए हैं। ब्रोकर क्या करेगा? इन दोनों में से किसी एक रूम में से, जिससे तुम्हें ना पूछा जाएगा, तुम इसे 2900 रुपीज़ दोगे और इनसे बोलोगे सुनो जाके बीएससी से एक शेयर खरीद लाओ, तो ये जाएंगे और बीएससी से आपके लिए एक शेयर खरीद लाएंगे और आपको अलॉट कर देंगे। या फिर अगर आपने बोला नहीं नहीं सुनो एनएससी वाले रूम से लेकर आओ, तो तुम ये जाएंगे एनएससी में जाएंगे, कुछ डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, अभी तुम डिफरेंस मत जानो, ठीक है। एनएससी से जाएंगे, वहां से तुम्हारे लिए शेयर खरीद लाएंगे। तुमने क्या बोला? 2900 रुपीज़ का एक रिलायंस का शेयर चाहिए, किसको बोला? ब्रोकर को बोला। ब्रोकर तुम्हारे भी यहाँ पे बीएससी या एनएससी पे जाएगा और तुम्हारे लिए एक शेयर खरीद लाएगा। तो भैया इसमें सेबी कहाँ से आ गया? यानी कि बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो जगह हैं जहाँ पे शेयर्स होते हैं हर एक कंपनी के, बेसिकली जिसे हम बोलते हैं हर एक कंपनी के शेयर लिस्टेड होते हैं। एंड वहाँ से जो हमारा ब्रोकर है वो हमारे लिए शेयर खरीद के लाके हमको दे देगा। इसे हम बोलते हैं कि हम शेयर खरीद लेंगे, पर वो हम नहीं खरीदते, हम वो ब्रोकर से खरीदते हैं। तो हम ग्रो ऐप से खरीदेंगे, हम जीरोधा ऐप से खरीदेंगे, हम IND मनी ऐप डाउनलोड करेंगे। यानी अब आप ऐप डाउनलोड करोगे, वो ऐप आपका ब्रोकर है, आप उस पर ऑर्डर में प्लेस पे क्लिक करोगे तो वो आपके लिए शेयर खरीद के लाके आपको दे देगा। कहाँ से? बीएससी और एनएससी से। सेबी इसमें कहाँ आता है? तो अगर यहाँ पे आपने पैसे दे दिए और आपको शेयर ही नहीं मिले तो सेबी यहाँ पे गेम में आएगा, बोलेगा रुको शेयर कहाँ है, ऐसे। तो सेबी का काम क्या है कि ये बीएससी, ये एनएससी और ये ब्रोकर आपके साथ कुछ गलत ना कर देना, इसको रेगुलेट करता है। या फिर ये ब्रोकर इस बीएससी के साथ या ये बीएससी इस ब्रोकर के साथ गलत ना कर दे, इसके लिए सेबी काम करता है। इट्स लाइक कि तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ाता है लेकिन उसने सही से नहीं पढ़ाया, तो प्रिंसिपल आएगा बोलेगा सुनो पढ़ा क्यों नहीं रहे हो। तो सेबी बीएससी और एनएससी को कंट्रोल करता है, और बीएससी और एनएससी वो जगह है जहां से ब्रोकर तुम्हारे लिए शेयर खरीदता है, और ब्रोकर वो चीज़ है जो तुम्हारे लिए शेयर खरीद के तुम्हें अलॉट करता है। और कहाँ अलॉट करता है? तुम्हारे डीमैट अकाउंट में, ठीक है। अभी डीमैट अकाउंट क्या है इसको भी हम पढ़ेंगे, ट्रेडिंग प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चीज़ है, चलो पढ़ते हैं एक बार स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अरे हाँ, ये तो मैंने तो बताया, ये बीएससी और एनएससी को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहाँ पे शेयर्स लिस्टेड होते हैं।
तो अगर तुम्हें इंडिया में शेयर खरीदना है किसी भी कंपनी का, तो वो तुम्हें बीएससी और एनएससी से खरीदना होगा। तो जब भी तुम शेयर खरीदोगे तो वहाँ पे क्लिक करोगे बीएससी से खरीदना है, एनएससी से खरीदना है, और फिर जो तुम्हारा ब्रोकर होगा ना वो तुम्हारे बिहाफ पे जाएगा और बीएससी और एनएससी से तुम्हारे लिए शेयर खरीद लाएगा। और कुछ गड़बड़ी होती है तो सेबी बैठा हुआ है तुम्हारे लिए, हो गया काम। तो इसी को हम थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एनी बॉडी और इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट constituted for the purpose of assigning, regulating or controlling the business of buying and selling and dealing in securities। डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये वही जगह मैंने बोला ना, बीएसई और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। नाम में आ रहा है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे बहुत सारी कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं। वहाँ से तुम्हारा ब्रोकर तुम्हारे लिए शेयर लाता है और उसको तुम्हें अलॉट कर देता है, और अगर उसने कुछ गड़बड़ी की तो उसके लिए सेबी बैठा हुआ है। तो ये वही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू। ये क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट कर दिया गया है, इससे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको तुम रट लेना। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस पर्टिकुलर पार्ट से ये इतने से तो कुछ नहीं आने वाला, एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये सिर्फ ऐसी रटने वाली चीज़ है, ठीक है, इसको रट लेना। हिंदी में मैंने तुम्हें समझा दिया फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। ये जो फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है ना, यही तुमने पढ़ा होगा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या होता है, प्रोवाइड, मेरी पहली बात है वीडियो में, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो अगर बीएससी और एनएससी होते ना, तो कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट कहाँ पे करती? तो बीएससी और एनएससी नाम के वो रूम बनाए गए जहाँ पे शेयर्स लिस्ट होते हैं। तो अब तुम्हें अपने पैसों की लिक्विडिटी मिल गई, यानी कि अगर तुम्हारे पास लिक्विडिटी, मैंने तुम्हें अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था, लिक्विडिटी का मतलब होता है तुम अपने पैसों को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब क्योंकि यहाँ पे बीएससी और एनएससी है, तो हमारे पास एक पूरा मार्केट है जहाँ पे तुम जाके अपने ब्रोकर को बोलते हो, वो तुम्हारे लिए शेयर खरीदता है या फिर बेचता है। अगर तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग शेयर रखे हुए हैं ना, तो तुम उसको भी बीएससी या एनएससी पे ही बेचोगे और कहीं नहीं बेचोगे, वो बीएससी और एनएससी पे ही बिकेंगे। तो तुम्हें खरीदना है या बेचना है वो तुम अपने ब्रोकर को बोलोगे, वो तुम्हारे बिहाफ पे बीएससी और एनएससी पे बेचेगा या तो खरीदेगा। तो इससे ये क्या है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देता है। तो अगर तुम्हें अभी शेयर बेचना है तो तुम्हारे लिए बीएससी एनएससी रखे हुए हैं, जाके बेच दो, ठीक है भाई। समझे नहीं, समझे इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मेरी लास्ट वीडियो में लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट समझा नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसे कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर तुम्हारे पास एक जमीन है, हाँ लैंड, उसको तुम्हें तुरंत कैश में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें तुरंत खरीदार कहाँ से मिलेगा? तुरंत कौन तुम्हारी जमीन खरीदने आ रहा है, क्या पता वो सही रेट ना दे। लेकिन स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे, उधर वॉच रखी हुई, क्लॉक रखी हुई है, वही मैं देख रहा था। तो सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक खुला था। सुबह 9 से लेके 3:30 तक तुम कभी भी शेयर खरीद सकते हो, कभी भी शेयर बेच सकते हो। अभी शेयर रखा हुआ है, मेरा मन है कुछ खाने का, चलो एक काम करते हैं, शेयर बेच के पैसे कमा लेते हैं। तो शेयर बेच के क्या बोलते हैं, पैसे मैंने सॉरी हाँ, तो तुम्हारा मन करता है कि भैया अभी इस शेयर को बेचते हैं और कुछ पैसे रख लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सुबह 9 से लेकर 3:30 तक तुम कभी भी शेयर बेच दो, तुम्हारे हाथ में पैसे आ जाएंगे, फिर एंजॉय करो। तो मतलब तुम तुरंत ही उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बीएससी और एनएससी वो जगह हैं जहाँ पे तुम्हें फुल लिक्विडिटी मिलती है। तो ये एक ऐसा मार्केट तुम्हें देते हैं, एक पूरा रेडी मार्केट देते हैं जहाँ पे तुम्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। अब बीएससी और एनएससी कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड सेफ and fair deal to investor because it works under the tight and legal framework that is under the laws and by laws of SEBI Act 1992 and Companies Act 2013। यानी कि यहाँ पे तुम्हें सेफ्टी मिलती है, तुम्हें भरोसा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सेबी के अंडर में काम कर रहे हो। मैंने क्या पता है, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी इनकी कह के ले लेगी अगर इन्होंने कुछ भी गड़बड़ी की तो ये तुम्हें इन पे इसलिए इतना भरोसा है, ये इसलिए इतना सेफ्टी और ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि ये सेबी के टाइट फ्रेमवर्क और रेगुलेशन के अंडर में काम करते हैं। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंजेस जितना ज्यादा बढ़ेंगे, हम कहते हैं ना सेंसेक्स आज इतना ऊपर गया, सेंसेक्स आज, तुमने जब बचपन में मैं आज तक देखता था न्यूज चैनल, एंड वहां पे जब मेरे पापा न्यूज देखते थे ना, तो मैं देखता था कि न्यूज आ रही है सेंसेक्स इतना ऊपर गया, सेंसेक्स उतना नीचे गया, तो मैं समझ नहीं पाता था। वो यही होता है। तो जब स्टॉक एक्सचेंजेस ऊपर जाते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज ज्यादा ग्रो हो रही हैं, उनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो वो ज्यादा काम कर रही हैं देश में, इससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो यानी कि जीडीपी बढ़ रही है, यानी टोटल इकोनॉमी बढ़ रही है। फैक्टर इनकम बढ़ेगी तो फैक्टर सर्विस बढ़ेगी, तो लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो अगेन लोगों की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि जो खर्च करेगा, समझे। अब ये एक दूसरा टॉपिक है, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा ऑलमोस्ट हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसका एक और मेरे ख्याल से नोट्स था मेरे पास, एक पेज यहाँ से गायब है, उसको भी हम देख लेते हैं। दिस वन, मुझे लगा यहाँ पे एक चीज तो गायब है और वो यही थी। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे?
हम पढ़े थे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क से भी है उसके अंडर में काम कर रहा है, तो फटके फटके चार रहती हैं इन लोग की, तो बहुत सेफ्टी रहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का मतलब होता है, कल्ट मतलब कल्ट वाला कल्ट नहीं, किसी का कल्ट है, किसी का फैन बेस बहुत है, ठीक है, ओशो का कल्ट बहुत था, वो वाला कल्ट नहीं है। इसका मतलब होता है नॉलेज को स्प्रेड करना। मैंने क्या बोला, सेबी नॉलेज को बढ़ाता है, राइट। सेबी नॉलेज देता है ताकि लोग इन्वेस्टर सही रहें, इन्वेस्टर्स सही रहे, मतलब कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। वो करता कैसे, वो इनके थ्रू करता है, ठीक है। तुमको मैं बता दूं, कई लोग को नहीं पता होगी, लेकिन स्टॉक मार्केट की पूरी ऐप है, सिर्फ स्टॉक ऑफिशियल बोल रहा हूँ, प्ले स्टोर पे बीएससी नाम की, बीएससी एनएससी नाम की कोई तो ऐप है। तो इससे इसके थ्रू लोग क्या करते हैं, एजुकेशन को स्प्रेड करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही फालतू पॉइंट है, क्योंकि सेबी जितनी एजुकेशन देता है अपने इन्वेस्टर को सब जानते हैं, तो उन लोग ठीक से वो लोग प्रमोट नहीं करना जानते हैं। बट स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का मतलब ये होता है कि लोगों को एजुकेट करना, कि वो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आए, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। इसलिए तुमने पहली बार ऐड भी बहुत पहले बहुत ऐड आती थी ना म्यूचुअल फंड्स की, स्टॉक मार्केट की, कि शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये काम सेबी का था। और सेबी के अंडर ये काम बीएससी और एनएससी वाले करते थे कि टीवी पे ऐड चलवाओ कि भैया लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करें। इससे क्या फायदा होता, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। तो ये काम है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म फंक्शंस ऑफ इक्विटी कल्ट बाय इनकरेजिंग पीपल टू इन्वेस्ट इन ओनरशिप सिक्योरिटीज। ओनरशिप सिक्योरिटीज यानी यही तुम्हारे शेयर्स, तुम्हारे बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी कल्ट मीन्स मोटिवेटिंग पीपल टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में लोग इन्वेस्ट करें ताकि इक्विटी शेयर्स में लोग इन्वेस्ट करें। इसकी एजुकेशन, इसको जो लोग प्रमोट करने का काम है वो स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, एंड इस काम को हम बोलते हैं स्प्रेड ऑफ इक्विटी कल्ट। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में आएंगे, तो वहाँ पे तुम बता ले जाओ। तो यही होता है इक्विटी कल्ट का मतलब होता है एजुकेशन को प्रमोट करना, ताकि लोग इक्विटी शेयर्स में अपने इन्वेस्ट, बेसिकली तुम ये नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स में ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये नोट्स है, क्योंकि ये नोट्स मेरे सर ने बनवाए थे। एंड जीनियस, ही इज़ अ जीनियस, ठीक है, वो अभी भी बहुत जीनियस है और भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनके नोट्स बहुत तगड़े हैं। तो ये इक्विटी कल्ट का तुम लास्ट वाला लाइन पे अगर तुम्हें पता है ना, तो अपने एग्जाम में लिख दोगे, स्कूल के एग्जाम में टीचर पूछ जाएगा, इक्विटी कल्ट मीन्स मोटिवेटिंग पीपल टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नॉट नेक्स्ट टॉपिक, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन इन रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर। भैया ये पॉइंट है क्या, स्पेकुलेशन का मतलब सट्टा, सिंपल। तो तुम लोग क्या बोलते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, वो थोड़े बहुत स्पेकुलेशन करने देता है। वैसे तो स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट हमेशा इस चीज के खिलाफ रहती है, और आज भी तुम्हें पता है कितने सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, 30% का टैक्स लगाया जाता है एमपीएल वाली ऐप पे, क्यों? क्योंकि वो स्पेकुलेशन है, वो सट्टा बाजारी का गेम है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है थोड़ा बहुत कर लो, इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस का नाम तुमने सुना होगा। तो गवर्नमेंट कहती है थोड़ा बहुत कर लो, ताकि मार्केट में थोड़ी बहुत लिक्विडिटी बनी रहे। क्योंकि क्या होता है ना, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो तुरंत इन्वेस्ट करते हैं, तुरंत निकालते हैं, तुरंत 10 करोड़ लगाए 20 करोड़ बना लिया, 1 लाख लगाया 10 लाख बना लिया, 1 लाख लगाया डूब गया। तो ये इससे क्या होता है ना, मार्केट में पैसा आता जाता रहता है, इससे एक थोड़ी सी लिक्विडिटी बनी रहती है। बट ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन का चांस स्टॉक एक्सचेंजेस बनाने को देते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रोविजन ऑफ स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। तो एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं वो जगह है जहाँ पे हर एक कंपनी का शेयर लिस्ट होता है। वहाँ से तुम्हारे लिए ब्रोकर तुम्हारे शेयर्स लेकर आता है और तुम्हें अलॉट करता है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस तुम्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं तुम्हारे शेयर्स को लेके। इससे क्या होता है, तुम जल्दी से अपने पैसे को अपने शेयर्स को मनी में कन्वर्ट, यानी कि तो जल्दी से मैं तुम्हारे लिए क्लियर कर देता हूं कि स्टॉक एक्सचेंजेस, फिर से एक बार, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं वो जगह जहां पे हर एक कंपनी का शेयर लिस्ट है, तुम्हारा ब्रोकर तुम्हारे यहाँ पे शेयर्स को तुम्हारे लिए वहां से खरीद कर लेकर आता है, या फिर तुम्हारे लिए जो तुम्हारे पास शेयर्स है उनको वहां पे जाके बेच देता है, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देते हैं, ये ट्रांजेक्शन, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, क्यों? क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क अंडर से भी काम कर रहे हैं, एंड ये तुम्हारे कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे, राइट। इक्विटी कल्ट यानी कि एजुकेशन भी स्प्रेड करते हैं ताकि लोग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करें, एंड थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन भी करने देते हैं। एंड यही 40 मिनट, एंड हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तो वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, एंड बिलीव में अगर तुम्हें अभी तक बहुत ज़्यादा डाउट आता है ना डीमैट अकाउंट को लेकर, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे मैंने ये वाला क्लियर किया ना, ये ठीक है, इससे भी एक एपिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में बीएससी और एनएससी 2 हाउसेस हैं, ठीक है।
और उसके अंडर में ब्रोकर बैठा हुआ है। तो जब तुम कहते हो शेयर खरीदो तो तुम्हारा ब्रोकर तुम्हारे यहाँ पे बीएससी या एनएससी नाम के रूम में जाता है, वहाँ से शेयर खरीद के लेकर आता है। या फिर अगर तुम कहो भैया मेरा शेयर बेच दो, तो वो तुम्हारे यहाँ पे बीएससी या फिर एनएससी किसी एक में जाके तुम्हारे लिए शेयर बेच देता है। और इस सब में कोई गड़बड़ी ना होने पाए इसलिए यहाँ पे सेबी भाई बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इतना तो हमने सब समझ लिया। इवन हमने पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। एक छोटा सा पार्ट बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। बाय। वीडियो खत्म हो गई है और एक बात मैं वीडियो में नहीं बोलता हूँ, वही बोलने आया हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो डू राइट कमेंट्स इन द कमेंट्स एंड बाय।